हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई एग्जामिनेशन 2025-26 के रिगार्डिंग। एंड ये वीडियो जो स्टूडेंट्स के लिए है कि एग्ज़ाम के दिन में आपको डूस एंड डोंट्स क्या क्या है उसी के रिगार्डिंग है। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 गाइडलाइंस। ये एक गाइडलाइंस है, इसी के अंदर में सब कुछ होता है स्टूडेंट्स के लिए, सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए, डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए, जितना भी गाइडलाइंस है इसी पे है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि आपको एग्जामिनेशन के समय में फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्टिविटीज़ की बात कर लेता है, जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आप, टू बी डिस्प्लेड इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन रूम। तो एग्जामिनेशन रूम के बाहर पे इसको डिस्प्ले करना है, ऐसे लिखा हुआ है सीबीएसई। तो सबसे पहले आप देखिए सीरियल नंबर 1 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है इधर। इन एंट्री इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट को कब एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करना है, वो है 9 AM से लेके 10 AM के बीच में। ठीक है, इसी बीच में आपको एंट्री करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 10:30 से एग्ज़ाम शुरू है तो 10:30 को ही जाएगा। 10:30 को एग्ज़ाम शुरू मतलब वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में जाना है। 10:15 तक आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। एंड 10 AM को यानी कि 10 बजे आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा। आपको OMR वगैरह फिल करना है, नेम, रोल नंबर, जितना भी स्कूल नंबर, जितना डिटेल्स उसको फिल करना है। और 10:15 को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा रीडिंग के लिए। 10:30 इज़ द टाइम फॉर राइटिंग, लिखने का समय है। ठीक है, तो 9 AM से आप लोग स्कूल में एंटर करना शुरू करना है। ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ एंट्री बाई स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन रूम। तो 9 बजे से लेके 10 बजे तक तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुस सकते हैं, यानी कि मेन गेट से घुस सकता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ एंट्री बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन रूम। रूम में आप घुस सकता है आपको 9:45 से 10 AM तक। ये जो 15 मिनट है इसी पे आपको रूम पे घुसना है, अपना रोल नंबर वगैरह चेक कर लेना है। उसके बाद में आप अपना सीट को देखना है, इसके बाद में उसी पे आप सेटल डाउन हो जाना है। ठीक है, एंड थर्ड में ओपनिंग ऑफ सील क्वेश्चन पेपर पार्सल इन द काउंटर। ये तो आपका जो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से नहीं है। यहाँ पे पोर्ट 1 जो है लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 10 बजे तक एंट्री करना है, उसके बाद आपको एलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई सोचता है 10:30 से तो 10:30 को ही जाएगा, ऐसा नहीं। 10 बजे तक ही मेन गेट में आप एंट्री कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकता है नंबर 7 में लिखा ओपनिंग ऑफ पैकेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशन रूम एंड ऑब्टेनिंग अंडरटेकिंग। तो 10:10 दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 10:10 को क्वेश्चन पेपर को खोलेगा इन्विजिलेटर्स। इसके बाद में उसमें आपका 2 कैंडिडेट का अंडरटेकिंग वहाँ पे आपको लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ है जैसे मैंने आगे बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स टू द स्टूडेंट। 10:15 को यानी कि 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उसी क्वेश्चन पेपर को आप 15 मिनट तक रीडिंग करना है और स्ट्रेटेजी बनाना है कि कैसा करके आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे फिर एब्सेंट कैंडिडेट है तो 10:30 तक क्वेश्चन पेपर जो अनयूज है उसको वापस लिया जाएगा। एंड सीरियल नंबर 10 में लिखा हुआ है एग्जाम कमेंस, यानी कि राइटिंग कब शुरू होगा 10:30 को। ठीक है, तो इसी शेड्यूल को याद करना है आपको। 9 बजे से 10 बजे के बीच में एंट्री करना है एग्जाम सेंटर में। 9:45 में आप एग्जाम हॉल को कॉल दिया जाएगा, उसी पे एंटर करना है। एंड 10:30 से आपको राइटिंग शुरू करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकता है सिर्फ परमिटेड आइटम्स क्या क्या है आपको, और यहाँ पे देख सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि परमिटेड आइटम्स क्या क्या है, कौन कौन सा चीज़ आप लेके एग्जाम हॉल में जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है एडमिट कार्ड और स्कूल आई कार्ड को लेके जाना है। एंड एडमिट कार्ड एंड एनी गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर प्राइवेट स्टूडेंट। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं जो रेगुलर नहीं, उसको एडमिट कार्ड लेके जाना है, और कोई भी आधार कार्ड या तो पैन कार्ड वगैरह लेके चला जाना है। ठीक है, और यहाँ नंबर C में देखिए स्टेशनरी आइटम जैसे
आप ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह भी लेके जाता है तो ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके जाना है, ठीक है। जो आपका ब्लू बॉल पॉइंट पेन है, इसके बाद स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर वगैरह आप लेके जा सकता है। लेकिन याद रखना है कि आपका ट्रांसपेरेंट पाउच में उसको लेके जाना है। और ज्योमेट्री होने से भी आपका जो ऊपर से जो दिखता है ऐसे टाइप का ज्योमेट्री लेके जाना है, ठीक है। एनालॉग वॉच लेके जा सकता है ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल में। इसके बाद में ये जो मेट्रो कार्ड ये वगैरह तो यहाँ के लिए नहीं है। पैसा भी थोड़ा मोड़ा लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे जगह में ले जा सकते हैं जहाँ पे आपको मेट्रो वगैरह या जो टाउन होता है उसमें ऑटो वगैरह से जाना पड़ सकता है, उस जगह में पैसा भी थोड़ा लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये परमिटेड आइटम्स है, इसके अलावा आपको कुछ लेके नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ बेयर आइटम्स यानी कि कौन कौन सा चीज़ मना है, बहुत कुछ मना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलेट वगैरह, गूगल्स, हैंडबैग्स, पोच, मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रो, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा एक्सेट्रा लेके नहीं जाना है। इसके बाद में कोई भी ईटेबल चीज़ खाने पीने का लेके नहीं जाना है, ठीक है। और स्पेशली जो एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट लोग होते हैं वो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं। बाकी जो जितना भी नॉर्मल सा है जिस जो डायबिटिक वगैरह नहीं है उसको कुछ भी खाने पीने का लेके नहीं जाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड में आप देख सकता है रेगुलर स्टूडेंट जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है, और जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो लाइट क्लॉथ्स पहन के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइट क्लॉथ्स लिखा हुआ है ना, तो उसको ऐसे नहीं कि मोटा मोटा पहन के चला जाएगा, अलाउ नहीं करेगा। लाइट क्लॉथ्स पहन के जाना है हल्का सा। तो ये यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग है। और यहाँ पे देख सकता है यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो इंस्ट्रक्शन जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए है, लेकिन स्टूडेंट्स भी इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सिर्फ ब्लू, ब्लैक और रॉयल ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही चलेगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप एग्जाम हॉल में जाता है आपको आंसर स्क्रिप्ट, जैसे ही आपको आंसर बुक दे दिया जाता है तो आपको चेक करना है कि वो आंसर बुक का जो डैमेज तो नहीं है, टोन तो नहीं है ना। इसके बाद में आंसर बुक में आपको ये सब लिखना है, जैसे रोल नंबर, आंसर बुक नंबर, इसके बाद क्वेश्चन पेपर का कोड भी लिखना है। जो जो कुछ डिटेल है आपको पूरा आंसर बुक में ध्यान से फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको चेक करना है कि आपने जो रिसीव किया है वो, तो चेक करना है कि आपने जो रिसीव किया है जो आंसर बुक वो। और यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर को भी चेक करना है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस को काउंट करना है। तो क्वेश्चन पेपर कोई पता तो नहीं है क्या, ना इधर उधर प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऐप, इसके बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर ऐप में लिखा हुआ है रोल नंबर शुड नॉट बी रिटन ऑन मैप्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। यानी कि आपको जो मैप दिया जाएगा, ग्राफ दिया जाएगा, वहाँ पे आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा अगर लिख दिया आपने, आपका जो ग्राफ या तो मैप से उसको चेक नहीं किया जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो आंसर बुक होता है वहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश मार्क, कोई साइन नहीं बनाना है जो कि ऐसे लगे कि उसको देखने से कोई पहचान जाएगा। मतलब ये जो आउटसाइड, मतलब आपका आंसर स्क्रिप्ट का बाहर में ऐसे कोई मार्क वगैरह नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इससे लगता है कि ये अनफेयर मीन्स हो गया। इसको जो चेकिंग करने वाला है वो अगर वो मार्क देख लेगा तो पहचान जाएगा, इसके बाद में वो पास करा देगा, या तो कुछ वो ऐसे टाइप से मानता है। तो कोई भी डिस्टिंग्विश मार्क वगैरह आंसर बुक का बाहर में नहीं बनाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3.3 में देख सकता है बहुत इंपॉर्टेंट एक नया अपडेट आया है, ठीक है। ये नया रूल्स आया है स्पेशली क्लास 10 के लिए, और क्लास 12 के लिए भी सेम है ये। तो इस बार जो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो आपका साइंस और सोशल साइंस होता है, ठीक है, उसका आंसर बुक सिंगल देगा आप लोग को। ध्यान से सुनो इसको, जैसा आई एम रिपीटिंग। आपका जो क्लास 10, क्लास 12 का जो है इस बार पेपर चेकिंग में कुछ बदलाव आया है। क्लास 12 का तो अभी से ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग होगा, लेकिन क्लास 10 का केस में साइंस और सोशल साइंस ये दोनों में आप लोग अच्छे से याद करना है। साइंस एंड सोशल साइंस में आपका सिंगल आंसर स्क्रिप्ट तो मिलेगा ही है, जैसे सब
कॉमन पेपर लीक में मिलता है। लेकिन इसमें जो एक नया एक अपडेट ये आया है कि आपका जो आंसर पेपर है उसमें जो है यहाँ ये देखिए, ये जो अपडेट है ये इसी को आप देख सकता है, ये ए में लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शंस इन साइंस एंड 4 सेक्शन इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर्स। यानी कि जो साइंस होता है उसमें 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। इसके बाद सोशल साइंस में तो आप पता ही है, हिस्ट्री, पोल, जोग्राफी, सिविक्स, इसके बाद में इकोनॉमिक्स होता है ना, 4 सेक्शंस होता है। तो ये जो सेक्शंस है इसको आपको अपना आंसर बुक में मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे आपका आप हिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए, फिर ज्योग्राफी को सेक्शन बी, इसके बाद पोल साइंस को सेक्शन सी, इसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स है उसको सेक्शन डी करके आपको डिफरेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। वैसे तो हम लोग सब करता ही है, लेकिन इस बार से क्या नया आया है बोलने से, जैसे आपका जो आपका क्वेश्चन है, अगर आप हिस्ट्री पर सेक्शन से शुरू करता है तो हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी नेक्स्ट में शुरू करता है तो ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली कहा है कि इस बार का चेकिंग जो है आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो पोल साइंस का पोल साइंस ही चेक करेगा, हिस्ट्री का हिस्ट्री सारी चेक करेगा। ऐसे करके जो है आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सबसे चेकिंग होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जैसे मान लो आप सेक्शन ए शुरू कर दिया जिसमें हिस्ट्री, फिर मिडिल में क्वेश्चन नंबर अलग करके ज्योग्राफी का क्वेश्चन डालेगा, आंसरिंग करेगा। तो ऐसे होने से जो है मिक्स्ड होने से सीबीएसई बोला है कि वो जो मिक्स वाला जो क्वेश्चन है उसको जो है चेक नहीं करेगा, उसको इवेलुएट नहीं करेगा। इसके बाद आप रीचेकिंग वगैरह करने से भी, मार्क वेरिफिकेशन करने से भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे साइंस और सोशल साइंस में जिस सेक्शन का आप अप्लाई कर रहा है, जैसे अटैम्प्ट कर रहा है, जैसे आप फिजिक्स का कर रहे हैं तो फिजिक्स का ही करना है, बायोलॉजी का करने से सेक्शन मेंशन करके बायोलॉजी का ही अटैम्प्ट करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ईच सेक्शन में आपका डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि आप बायोलॉजी का क्वेश्चन कर लिया, फिर नेक्स्ट में आप फिजिक्स का कर लिया या हिस्ट्री का एक कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट में आप ज्योग्राफी का कर लिया। तो दोनों क्वेश्चन में आप जिस सेक्शन से शुरू किया है उसी को इवेल्यूएट करेगा, दूसरा जो सब्जेक्ट का आ जाता है तो उसको इवेल्यूएट नहीं करेगा। इसको आप लोग ध्यान में देना है। अपना दोस्त भी जो क्लास 10 में अपियर कर रहा है उन सभी को बताना है कि इस बार का रूल्स ऐसा है। अगर आप सोशल और साइंस में अगर आप क्वेश्चन पेपर को आप आंसरिंग कर रहे हैं तो आपको सेक्शन सेक्शन सेपरेट से करना है। एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना है फिर दूसरा को शुरू करना है। होप आप लोग समझ गया होगा ये मतलब नया रूल कैसा है, ठीक है। यहाँ पे बी में देख सकते हैं, रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट ओनली। जो सेक्शन आपको दिया गया उसी सेक्शन के लिए आप अटेम्प्ट करना है। अगर आंसर स्क्रिप्ट में सेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है तो अच्छा बात है, ठीक है। उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी दिया हुआ है तो उसी को आप लोग फॉलो करना। अगर नहीं दिया हुआ होने से भी आप लोग क्या करना है, पढ़ सकते हैं। मैं अगर आप हिस्ट्री का करो तो सेक्शन ए हिस्ट्री लिख के उसको पूरा आप अटेम्प्ट कर लेना है। इसके बाद सेक्शन बी में जाना है ज्योग्राफी, सेक्शन सी में जाना है सिविक्स और सेक्शन डी में जाना है आपका इकोनॉमिक्स। ऐसे टाइप से आंसरिंग करना है, इसको बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। सी में क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई ऑफ ए सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स इन एनी अदर सेक्शन। ये देखो कोई भी दूसरा सेक्शन में आप रिप्लाई नहीं करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर स्क्रिप्ट ऐसे टाइप से मिलेगा जिसमें सेक्शन डिवाइडेड होगा, ठीक है। डी में देखिए, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड दिस विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। देखा, जो आपका मिक्स हो जाएगा तो मार्क्स भी नहीं देगा, इवेल्युएट भी नहीं करेगा, ठीक है। और ई में देखिए, सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एड्रेस इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और इवेल्यूशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर। यहाँ पे वही बोल रहा है जो हमने आगे बताया है, ऐसे क्वेश्चन को इवेल्युएट भी नहीं करेगा, इसके बाद में मार्क्स भी नहीं देगा, रिवेल्यूशन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट शुड, यहाँ से देखो, स्टूडेंट शुड फिल अप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज पर एडमिट कार्ड नीटली एंड एक्यूरेटली ऑन द ओएमआर शीट। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट और यहाँ पे देखो, स्टूडेंट शुड फिल अप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज पर एडमिट कार्ड नीटली एंड एक्यूरेटली ऑन द ओएमआर शीट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओएमआर शीट।
यानी कि ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा, आंसर बुक का सबसे ऊपर में होता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे तुम जब बैठता है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये इन्फॉर्मेशन को डालना होता है, इसको नीटली। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये एडमिट कार्ड में होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड को सामने में रख के उसको देख देख के बढ़िया से फिलअप करना है, और गलती नहीं करना है। क्यों गलती नहीं करना है? क्योंकि आपको जो वाइट फ्लूइड होता है ना, वाइटनर होता है, वो आपको इरेज करने का आपको अलाउ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है इसके इसमें इंफॉर्मेशन फिल करने का? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर बुक, सबसे पहले आपको क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका उसमें फिल करना है। इसमें अगर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या तो बेसिक, इसमें आपको वही लिखना है जो सब्जेक्ट आप दे रहा है। इसके बाद सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड में देखो, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 041 होता है, इसका बेसिक का 241 होता है। वैसे ही आपका सोशल साइंस का 087 होता है, साइंस का 086 होता है, हिंदी का 085 होता है, इसका इंग्लिश का 184 होता है। उसको आप सब्जेक्ट कोड को डालना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट होता है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें बहुत सारा लोग गलती करता है, ठीक है। इसमें जो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले डे को लिखना है, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है ट्यूसडे, इसके बाद कोमा डालना है, ठीक है। कोमा डाल के 17 फरवरी 2026, मतलब ये आपका फर्स्ट डे एग्जाम का एग्जाम्पल दिया गया। 17 में जो है आपका मैथमेटिक्स है ना, तो यहाँ पे देखो ट्यूसडे कोमा 17 फरवरी कोमा 2026, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद में डी में देखिए मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। मीडियम ऑफ आंसरिंग में आप गलती कभी कभी कर देता है, यहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी। ये तो हमारा यहाँ क्या होता है कि जितना भी सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश में मीडियम ऑफ आंसरिंग होता है। इसके बाद में सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट जो हिंदी में होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आप मैथ्स दे रहे हैं तब भी मीडियम ऑफ आंसरिंग इंग्लिश होगा। इसके बाद सोशल दे रहे हैं तब भी मीडियम आंसरिंग जो है आपका इंग्लिश होगा। इंग्लिश दे रहे हैं तब भी इंग्लिश। इसके बाद आपका साइंस दे रहा है तब भी आपका इंग्लिश होगा, एक्सेप्ट जब आप हिंदी एग्जाम दे रहे हैं तब मीडियम ऑफ आंसरिंग हिंदी होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, कोड नंबर इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर का जो टॉप में लिखा हुआ होगा, उसको सेट नंबर भी बोलते हैं। सेट तीन किस्म का होगा, सेट 1 2 3। आपको जो है कोड देना है इसमें सेट नंबर 1 है तो 1, 2 है तो 2 ना। उसमें ऑब्लिक ऑब्लिक करके कुछ होता है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। आपको 1 मिला है तो 1, 2 मिला है तो 2, सेट 3 मिले से सेट 3, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ कोड एज रिटेन ऑन द आंसर बुक। आंसर बुक का जो कोड है उसको भी डालना है, ठीक है। अगर आपने सप्लीमेंट्री पेपर लिया है तो उसका नंबर भी यूज़ किया है, उसी को भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन राइट हैंड साइड ऑफ OMR sheet स्टूडेंट्स नेम इन कैपिटल लेटर, ईच लेटर टू बी filled in one box and one box be left blank between each part of the name। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका नाम लिखने का जगह होता है, उसी में आपको नाम को लिखना है कैपिटल में, हर बॉक्स में नेम जहाँ लिखा वहाँ में बॉक्स में। जैसे किसी का नाम राम है, उसके टाइटल जो आपका दास है, ठीक है। तो क्या लिखना है, हर बॉक्स में RAM लिखना है, राम। इसके बाद एक बॉक्स गैप रखना है, ठीक है। एक बॉक्स गैप रखना है, उसके बाद दास जो उसका टाइटल होने से DAS लिखना है। यानी कि नेम और सरनेम का बीच में एक बॉक्स खाली रखना है, बाकी हर बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा कोई केस होता है जिसका नाम जो आपका 24 लेटर से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो नाम लिखने की जगह है वहाँ पे बॉक्स जो 24 है, तो उससे अगर आपका ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपका पहला लेटर जो 24 तक आ रहा है वहाँ तक लिखना है, बाकी को जोड़ देना है, ठीक है। एक ऐसे कैंडिडेट मिला था आज से 2 साल पहले। एक लंबा सा मणिपुरी एक स्टूडेंट का नाम था, जो कि 24 लेटर से ज़्यादा था। उसका तो 28 ना 29 लेटर्स था। तो उसका जो है ऐसे टाइप का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका जस्ट फर्स्ट का जो 24 लेटर्स उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए नेम है, फिर एक ब्लैंक रखना है, फिर नेक्स्ट में उसका जो भी है उसको सरनेम वगैरह लंबा है तो उसको लिख लेना है। जो बॉक्स तक आ गया तो आ गया, अगर नहीं आया तो ऐसे ही रख देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, द आंसर बुक कोड विल बी रिटन एंड रिकॉर्ड ऑन द OMR शीट ऑफ द आंसर बुक। तो आंसर बुक का भी जो है OMR में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए राइट एंड डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल एज एप्लीकेबल फॉर। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर। सेंटर नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में दिया गया है, इसका रोल नंबर। इसके बाद में आपका स्कूल नंबर,
पेरेंट्स या तो फादर का नाम, स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है, ये सब जो आप लोग क्या करना है, बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। इसी में गड़बड़ नहीं करना है। और स्पेशली इसके लिए आपको 15 मिनट्स पहले दिया जाएगा। आंसर स्क्रिप्ट आपको 10 AM को देगा, इसके बाद में क्वेश्चन पेपर 10:15 को देगा, तो एम्पल टाइम मिलेगा। 15 मिनट में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइंस में क्या दिया गया है। नो स्टूडेंट्स शुड बी एलो टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जाम इज ओवर, यानी कि आप 2 घंटा में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना पेपर लिखना आंसर, लेकिन भी आप नहीं जा पाएगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा तभी, यानी कि आप 10:30 से 1:30 तक होगा, तो आपको 1:30 में ही निकलना है, ठीक है। उससे पहले आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इसमें एक अच्छा बात ये है कि आप आराम से ध्यान से सोच के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी लिख के जल्दी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ कहीं में कन्फ्यूज़ है तो उसको आराम से सोच के बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूल है, आपको एलो नहीं किया जाएगा, आप जो बिल्कुल जाने नहीं मिलेगा आप जब तक एग्ज़ाम लास्ट बेल रिंग नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि 1 घंटा में लिख के निकाल जाएगा, आपको जाने नहीं जाएगा। जितना जल्दी आप फास्ट लिखेगा तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से पेपर का क्वेश्चन को समझ के अच्छे से अटेम्प्ट करना है 3 घंटा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकता है एग्ज़ाम सेंटर लोकेटर, ये भी एक नया है सीबीएसई की तरफ से। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स अपियरिंग इन क्लास 10 एंड 12 टू क्विकली नो द एग्जाम सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल नंबर, द फॉलोइंग ऐप हैव बीन डेवलप बाय द बोर्ड। यानी कि स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए एक नया एप्लीकेशन बन गया है, आप इसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकता है। और ये जो आपका एडमिट कार्ड में जो सेंटर नंबर होता है उसको डालने से आपका स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम कहाँ में है, कौन सा सेंटर में, उसको लोकेट कर दिया जाएगा। और ये जो आपका बड़ा बड़ा सिटी के लिए है, और हमारा यहाँ तो स्कूल का लोकेशन पता ही चल जाता है ना। लेकिन ये जो एक नया अपडेट है, यहाँ पे देख सकता है, ये CBSE ECL प्ले स्टोर नेम CBSE ECL ऐप में भी डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, यानी कि एक ECL बोल के आपका CBSE का तरफ से एक बना दिया गया है एक एप्लीकेशन। इसी का मदद से आप अपना जो है सेंटर नंबर वगैरह, सेंटर नंबर नहीं बल्कि सेंटर लोकेशन आपको मिल जाएगी इसी पे, ठीक है, ECL से, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे डाउनलोड करना यहाँ दिया गया है, स्टेप है उसमें आपको, ये देखिए, एग्जाम सेंटर लोकेटर फॉर बोर्ड एग्जाम, ECL का मतलब एग्जाम सेंटर लोकेटर ना। ऐसे करके यहाँ पे आपको सेंटर नंबर जस्ट डालना है, डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेगा उसमें आपको आपका जो डिटेल वगैरह है आपको मिल जाएगा, ऐसे करके। यहाँ देख सकता है सेंटर, एग्जाम सेंटर डिटेल, सेंटर एड्रेस, नेविगेट टू गूगल मैप, यानी कि आप उसको ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली इसमें तो टैप कर देने से गूगल मैप में आपको वो GPS का थ्रू से आपको लोकेशन भी दिखा देगा। इसी का मदद से आप अपना सेंटर में डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे कैसे करके एग्जाम सेंटर आपका मैप में दिखाई देगा, ठीक है। गूगल मैप में डायरेक्टली ऐसे करके आपको लोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऐप है ये उन लोगों के लिए है जो सिटी में एग्ज़ाम दे रहे हैं ना। तो यहाँ हमारा अरुणाचल में तो जल्दी जल्दी आराम से अपना स्कूल का नाम पता होता है, अगर किसी को मालूम नहीं तो इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जानने को मिला है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।